सिटीजन्स गाइड टू अमेरिकन इलेक्शन। तो माता स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का आशीर्वाद लेके चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अब इससे पहले अमेरिकन इलेक्शन को डिकोड करें, सवाल है कि एज इंडियंस हमें क्या फर्क पड़ता है? पुनीत सुपरस्टार कहता है ना, उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला। देखो अमेरिका एक सुपर पावर है और जैसे अमेरिकन कंपनीज का हर कोई कस्टमर है, ऐसे ही अमेरिकन पॉलिटिक्स से इंडिया समेत हर देश की पॉलिसीज पर असर पड़ता है। इंजर्ड मुन्ना भैया मीम जलवा है हमारा। एंड वैसे तो अमेरिका एक वेस्टर्न कंट्री है, लेकिन हर ग्लोबल इवेंट, इशू, डायनेमिक में अमेरिका सेंटर में रहता है। ऐसे समझो कि अगर पूरी दुनिया एक टीवी सीरियल है तो अमेरिका है एकता कपूर। अब अमेरिकन इलेक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है, पूरा तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन चलो ऊपर ऊपर से करते हैं। असली है ये लोना। देखो विजेता इन दोनों में से कोई एक होगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीते तो अमेरिका की दूसरी बार प्रेसिडेंट बनेंगे और एंटरटेनमेंट मिलेगा। स्वामी विवेकानंद। और अगर कमला हैरिस जीती तो अमेरिका की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनेंगी। बट वील डिस्कस अबाउट दिस कैंडिडेट सून। पहले थोड़ा सा अमेरिकन इलेक्शन समझ लेते हैं, क्या चीज है, कैसी चीज है, केड़ी चीज है। देखो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है पहले से, अगर आप अमेरिकन इलेक्शंस की ABCD जानते हो तो आप इस टाइम स्टैम्प तक स्किप कर सकते हो। अच्छा, बेसिक डिफरेंस बताने से पहले इंडिया से बेसिक सिमिलैरिटी बता देता हूं। देखो इंडिया अमेरिका दोनों डेमोक्रेसी हैं, लोकतंत्र हैं। इलेक्शंस होते हैं, सिटीजन नेता को वोट देता है और फिर नेता सिटीजन को चोट देता है। अमेरिका को ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, एंड इंडिया को एज यू नो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इनफैक्ट जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, तो काफी सारी चीजें जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है वहां से इंस्पायर होकर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट की थी। अच्छा, शीघ्र पतन तुमको अगर ना हो जाए तो 1947 में लिखा जा रहा था, आया कुछ 1950 के अराउंड ही था। एग्जैक्ट डेट नहीं पता मुझे। यहां तक समझ गए? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। दोनों कंट्रीज का फेडरल नेचर है। अब बट एक डिफरेंस ये है कि अमेरिका में फेडरल सिस्टम चलता है और इंडिया में क्वाज़ी फेडरल सिस्टम चलता है। अब तुम सिस्टम तो समझते हो ना? चलो एल्विस यादव का कुछ तो फायदा हुआ देश को। एल्विस भाई! देखो फेडरल सिस्टम जो अमेरिका में चलता है, वहां पर सेंटर और स्टेट में बराबर की पावर्स बांटी जाती है। एक तेरा, एक मेरा। वहीं इंडिया में क्वाज़ी फेडरल सिस्टम चलता है, जहां पर सेंटर और स्टेट में पावर डिवाइडेड तो होती है, पर सेंटर के पास ज्यादा पावर होती है। दो तेरा, दो मेरा। मतलब पावर्स दोनों के पास हैं, बट कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थोड़ा ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा अथॉरिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल जब कोविड का टाइम आया था तो स्टेट अपनी अपनी जगह थे, पर पूरा जो मैनेजमेंट था वो सेंटर कर रहा था। जब भी कोई नेशनल डिजास्टर आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे ज्यादा ऑपरेट करती है। बिग बॉस को नेशनल डिजास्टर मान सकते हो? मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? एनीवे, ऑफ टॉपिक नहीं जाते हैं। बेसिकली सेंटर और स्टेट में पावर डायनेमिक अलग होता है। चलो एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। वीड, वहां पर कुछ स्टेट्स में वीड लीगल है, कुछ स्टेट्स में इलीगल है। इंडिया में NDPS एक्ट के तहत ऑल इंडिया में वीड बैन है, पर कॉलेजेस के सामने मिल जाती है। कमिंग टू इलेक्शंस, उनके यहाँ हमारे यहाँ से इलेक्शन भी थोड़े हटके होते हैं। हिट पॉलिटिक्स, प्रोपेगेंडा, ये सब तो है ही, बट थोड़ा हटके। मतलब कि इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलती है। हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं और जनता जो है वो अपने MP को सिलेक्ट करती है, मतलब सांसद को, और MP सारे मिलके एक PM को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि वोट तो उसी के नाम पे मांगे गए थे। वहीं इस प्रेसिडेंशियल स्टाइल ऑफ इलेक्शन का ओरिजिनल वर्जन अमेरिका में चल रहा है, जहां जनता डायरेक्ट अपने प्रेसिडेंट को ही चुनती है, उसी के लिए वोट देती है। अपने यहाँ प्राइम मिनिस्टर सबसे सुप्रीम पावर होती है, वहां प्राइम मिनिस्टर का कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं होता, वहां सारा पावर प्रेसिडेंट के पास होता है। और अपने यहाँ प्रेसिडेंट बस है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? इंडिया में बहुत सारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन 2 पार्टीज मेन चलती हैं, बीजेपी और स्यूडो बीजेपी, मतलब कांग्रेस। वहां डुअल पार्टी सिस्टम चलता है। एक होती है रिपब्लिकन, जो मोस्टली कंजर्वेटिव पार्टी मानी जाती है, वहां की बीजेपी, और दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी, जो थोड़ी प्रो राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच में भरोसा रखती है, वहां की कांग्रेस। एक ग्रीन पार्टी भी है, बट वो बहुत इनसिग्निफिकेंट है, जैसे कि यहाँ की BSP। मुझे क्यों तोड़ा? फिर कुछ टर्म्स आते हैं जैसे कि लॉबिंग, फंडिंग, इंडोर्समेंट्स, मतलब जो चीजें यहाँ पर पर्दे के पीछे चलती हैं वहां होती हैं खुल्लम खुल्ला। मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड्स चुपचाप नहीं दिए जाते, सामने आके बोलेंगे कि भैया हम इस वाले पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, इसको फंड करते हैं, इसको इंडोर्स करते हैं। जैसे कि फॉर्मली इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को इंडोर्स किया है और कमला हैरिस को इंडोर्स किया है टेलर स्विफ्ट और बिल गेट्स जैसे लोगों ने।
वहां नहीं होता, ये सेलिब्रिटी नॉन पॉलिटिकल है, वो तो खुल आके कहते हैं कि भैया हम तो इसको सपोर्ट करते हैं। और वहां पे लॉबिंग भी बहुत आम बात है कि कोई इंडस्ट्री है वो किसी कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है और उनका कैंडिडेट अगर जीत जाता है तो उस इंडस्ट्री के फेवर में पॉलिसीज ड्राफ्ट की जाएंगी। सब खुल्लम खुल्ला, ये सब समझ गए, बढ़िया बढ़िया। अब आते हैं नंबर्स पे जो काइंड ऑफ बहुत सिमिलर है। अमेरिका में 538 सीट्स पे इलेक्शन होना है और जिस पार्टी ने 270 सीट्स जीत ली वो मेजॉरिटी बना लेगी। इंडिया में कुछ ऐसा ही है, 272 की हमारा मेजॉरिटी मार्क होता है। अब अमेरिका में लगभग 50 स्टेट्स हैं कुल, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना होता है ना, ऐसी अमेरिका में भी स्टेट्स होते हैं, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन। मुझे पता है, मैं वहीं जाता रहता हूँ ना। सो अमेरिका के सारे स्टेट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। मैप के थ्रू समझाता हूँ। पहला है प्रो डेमोक्रेट स्टेट्स, मतलब कि ये वो स्टेट्स हैं जहां पर हिस्टोरिकली हमेशा एक डेमोक्रेट कैंडिडेट जीतता है, जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। दूसरा है प्रो रिपब्लिकन स्टेट्स, मतलब ये वो स्टेट्स हैं जहां पर यूजुअली एक रिपब्लिकन कैंडिडेट ही जीतता है। बेसिकली ये इन पार्टीज के गढ़ हैं। अभी कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा स्टेट प्रो डेमोक्रेट है और कौन सा स्टेट प्रो रिपब्लिकन है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। अमेरिका में ये देखा गया है कि जिन स्टेट्स में अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है, जिनमें कॉलेज ग्रेजुएट्स ज्यादा हैं, बेसिकली जो ज्यादा पढ़े लिखे, जो लिबरल टाइप लोग हैं, वो अल्टीमेटली डेमोक्रेट्स को वोट देते हैं। और वो स्टेट्स जिनमें रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है, जहां पर एक कंजर्वेटिव नेचर है, वो रिपब्लिकन्स को वोट देते हैं। अब तो एक हो गया रिपब्लिकन, एक हो गया डेमोक्रेट। अब आता है बीच का बिच्छू, सबसे इंटरेस्टिंग, स्विंग स्टेट्स। स्विंग स्टेट्स वो होते हैं जिनका कुछ फिक्स नहीं होता, कभी ये डेमोक्रेट को जिता देते हैं, कभी रिपब्लिकन को जिता देते हैं, किसी भी साइड स्विंग कर सकते हैं और फिर ये इलेक्शन रिजल्ट डिसाइड कर लेते हैं। स्विंग स्टेट बेसिकली वहां का उत्तर प्रदेश। कब आओगे मेरे अखिलेश। इसका एग्जाम्पल हो गया ओहायो, मिशिगन, मतलब जो आपको यहाँ पे ये व्हाइट में दिख रहा है ना, वही। अब ये स्विंग स्टेट्स होते हैं, ये रिजल्ट बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, इसलिए सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर अपनी जम के कैंपेनिंग करते हैं। तो इतना क्लियर है। अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है विनर टेक्स ऑल, मतलब जो पार्टी एक स्टेट्स में मेजॉरिटी सीट्स लेगी वो स्टेट उस पार्टी को ही चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट है एक्स, अब इस एक्स स्टेट में कुल मिला के 30 सीट है, जिसमें 18 सीट मिलती हैं डेमोक्रेट को और 12 सीट मिलती है रिपब्लिकन को। तो अल्टीमेटली पूरी 30 सीट्स डेमोक्रेट को चली जाएंगी। बड़ी नाइंसाफी है, नहीं? 2 मेन कैंडिडेट्स हैं रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट की कमला हैरिस। दोनों के बारे में बात करते हैं। पहले आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, एक बार WWE में भी आया था भाई ये बंदा। डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिक्स में आने से पहले एक बिलियनर बिजनेसमैन थे। इनके पहले से बहुत सारे बिजनेस चलते थे और इनफैक्ट इनके प्रेसिडेंसी के टाइम पे इन पे आरोप भी लगे थे कि इन्होंने टैक्स इवेजन किया था बहुत ज्यादा, अपने प्रेसिडेंट पे पावर का इस्तेमाल करके। जो इनके ट्रम्प टावर से बिजनेसेस थे उसमें इन्होंने बहुत फायदा उठाया था। ही इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब एक बार ये प्रेसिडेंट 2016 में चुने जा चुके हैं। ग्रैब हिम बाय द। इनफैक्ट 2016 में जब ये जीते थे तो बहुत लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति एक अमेरिकन इलेक्शन जीत जाएगा, क्योंकि इसके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो थे ओबामा, पढ़ा लिखा बिल्कुल सूट साट वाला आदमी। यहाँ आ गया ग्रैब हिम बाय द। You are fake news. Now from that day to now, Donald Trump is arguably the most controversial US president ever, barring of course Bill Clinton. उनका अलग चल रहा था, वो सेक्रेटरी के साथ ही रोमांस करने लग गए थे। लेकिन ये भाई साहब भी कम नहीं है। ये एक केस में प्रॉपर कोर्ट ने इनको कन्विक्ट किया है, और वो केस पता है क्या था कि एक पॉर्न स्टार के साथ इन्होंने कांड किए थे और फिर बाद में उसको हश मनी दे रहे थे। मतलब डोनाल्ड भैया फुल रंगीन। टेन्योर की बात करें, एक हाईलाइट जो रहा था, जो आज ये सबसे ज्यादा अपने कैंपेन में बोलते हैं, वो ये कि इनके टाइम में अमेरिका में इन्फ्लेशन कंट्रोल में था, महंगाई उतनी नहीं बढ़ी थी, जबकि जो बाइडेन के टाइम पे महंगाई बहुत बढ़ी थी। We have among the highest inflation we've ever had. We've never had inflation like this, and it's sticking. It's not going down at all. जो बाइडेन भी मस्त कैरेक्टर बताता हूं अभी। फॉरेन पॉलिसी की मैं बात करें तो अमेरिका के 2 सबसे खूंखार, एक खूंखार और एक नॉट सो खूंखार दुश्मन माने जाते हैं। एक है रशिया और एक है नॉर्थ कोरिया। एंड डोनाल्ड ट्रंप से भी बोला जाता है कि दोनों को प्रति ये काफी सॉफ्ट हैं, इतने एंटी पुतिन नहीं देखे जाते हैं। एंड ही वाज द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट जो नॉर्थ कोरिया की विजिट पर गए थे। वो उस टाइम पे बहुत बड़ी हेडलाइन बनी थी, किम जोंग उनके साथ फुल ब्रोमांस। मेरा पर्सनल बायस डोनाल्ड ट्रंप के लिए है, क्योंकि भाई क्या एंटरटेनर आदमी है यार। If being a meme material was a quality, Donald Trump wins hands down. They're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets. दूसरी है डेमोक्रेट की कमला हैरिस। कमला हैरिस 2 चीजों के मामले में बहुत यूनिक है। 1, शी इज अ वुमन, एंड 2, शी इज अ पर्सन ऑफ अ कलर।
जैसे कि बराक ओबामा थे हमारे भाई, पर्सन ऑफ कलर, वुमेन नहीं। कमला हैरिस अपनी डबल एथनिसिटी पे खेलती है, तो उनको ब्लैक भी समझा जाता है, उनको इंडियन भी बोला जाता है। इनके पिताजी जमैकन थे, माताजी इंडियन ओरिजिन की थी। हालांकि अपनी जो इंडियन एथनिसिटी है ये उतनी ज्यादा पब्लिसाइज नहीं करती। जो बाइडेन की सरकार में ये वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। इनके पास भी काफी सारे पत्ते हैं और इनकी जो डबल एथनिसिटी है वो उसमें से एक जे है। अब वो जे जैक निकलेगा या जोकर, देखते हैं। जैसे इंडिया में कई सारे मुद्दे होते हैं ना, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, सनातन इस्लाम, ऐसे ही अमेरिका के भी अपने मुद्दे हैं। इस इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा है इमिग्रेशन, यानी कि बाहर के घुसपैठिए, अस वर्सेस देम। और डोनाल्ड ट्रंप इस वाले मुद्दे पर बहुत ज्यादा वोट मांग रहे हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। My tax policy, they created the greatest, strongest economy in the history of our country, probably in the history of the world. डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ये कह के वोट मांगते हैं कि यार ये बाहर से आए हैं, ये अलग अलग कंट्रीज से आके हमारी जॉब्स खा रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज ले रहे हैं और हमारे यहाँ क्राइम रेट बढ़ा रहे हैं। Today our cities are flooded with illegal aliens. Americans are being squeezed out of the labor force. पिछले इलेक्शन का कैंपेन था इनका बिल्ड द वॉल। Build that wall. Build that wall. दिस टाइम ही वांट्स टू क्लोज द गेट्स। बहुत सारे मीम्स बने थे कि ये जो इमिग्रेट आते हैं ना बाहर के, भाई हमारे कुत्ते बिल्लियां खा जा रहे हैं। They're eating the cats. Meow, 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 meow. They're eating the pets. न्यूक्लियर सुपर पावर है, उसका मुद्दा क्या है? भाई कुत्ते बिल्लियां खा जा रहे हैं लोग। बट इमिग्रेशन एक मुद्दा इसलिए भी बन गया है क्योंकि पिछले 50-60 सालों में बहुत सारी कंट्रीज से लोग आके अमेरिका में माइग्रेट हुए हैं। जो कनाडा में अभी चल रहा है ना, वो अमेरिका में 20-30-50 साल पहले से हो चुका है और बहुत अलग अलग एथनिसिटी के लोग अमेरिका में आके बसे। तो ऑब्वियसली जो अमेरिका के लोकल्स थे उनको एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आई और उसी कॉम्प्लेक्सिटी पे डोनाल्ड ट्रंप बैंक कर रहे हैं। एंड वन ऑफ द मेन रीजंस पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब माइग्रेटेड टू अमेरिका वाज बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एंड इनफैक्ट अमेरिका को तो कहते ही थे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एक मेन रीजन जिसके लिए लोग माइग्रेट करते थे वो था एजुकेशन। अगर 90s की बात करें तो उस टाइम पे हमारे देश का जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इतना अच्छा नहीं था। जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस थे, ले दे के IIT का नाम आता था, वो भी होता था सिर्फ इंजीनियर्स के लिए। वहीं अमेरिका का हायर एजुकेशन अलग ही लेवल पर था। मतलब जो करण जौहर की मूवी में आप यहाँ देखते हो ना, अमेरिका में वैसी यूनिवर्सिटीज होती हैं। एक मूवी आई थी न्यूयॉर्क, देखी होगी ना, तूने जो ना कहा मैं वो सुनता। डाइवर्ट हो रहे हैं, वापस आते हैं टॉपिक पे। बट अब हमारे देश में ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के कॉलेजेस जैसा कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। आपने इस यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा इनके शहर के साइज वाले कैंपस के लिए। 600 एकड़ से बड़ा कैंपस है इनका। पर जो आपको नहीं पता कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ साइज का नहीं है, अपॉर्चुनिटीज का भी है। मतलब सिर्फ इंजीनियर, मेडिकल या लॉ स्टूडेंट नहीं, अगर आपको कुछ अलग बनना है, कुछ हटके प्रोफेशन चूज करना है, तो LPU आपको अच्छा एक्सपोजर दे सकता है। हर फील्ड के लिए इनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स हैं। साइकोलॉजी, मेट्रोलॉजी, एविएशन, डिजाइन, टेक्सटाइल, मतलब बाकी कॉलेजेस में जितने कमरे नहीं है उतने सिर्फ लैब्स हैं इनके पास। इनफैक्ट एग्रीकल्चर जो आज इतना बूमिंग फील्ड है, उसके लिए फार्म हाउस है, पॉली हाउस है इनके पास। मुझे तो पता भी नहीं है पॉली हाउस क्या होता है, पर यहाँ है। कंप्यूटर साइंस से लेके लॉ, होटल मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, हर डिसिप्लिन आपको LPU में मिलेगा। इसीलिए टाइम्स की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में एक है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। दो अच्छी बातें हैं जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो ये है। एक तो अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, तो यहाँ पर रट्टा मार पढ़ाई नहीं करनी है। वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग होती है। What does that mean? वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग मतलब पढ़ाई के साथ साथ काम, इंडस्ट्री का एक्सपोजर। यहाँ के स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ हर दिन 4 से 5 घंटे जो टेक की सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं उनके साथ काम करते हैं। मतलब फ्यूचरेंस, कैलवियम जैसी कंपनीज के साथ मिलके स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें काम करवाते हैं। जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स का होता है ना, पढ़ाई के साथ साथ वो हॉस्पिटल में प्रैक्टिस भी करते हैं, वैसे ही मॉडल यहाँ पर CSE में भी अप्लाई किया जाता है और इसके रिजल्ट्स इनके प्लेसमेंट्स में भी दिखते हैं। हर साल ज्यादा कंपनीज आती हैं, ज्यादा पैकेजेस देके जाती हैं और इनका सिलेबस मार्केट की डिमांड के हिसाब से अपडेट होता रहता है। पहले की तरह कंपनी सिर्फ CGPA देख के हायर नहीं करती है। अब वो देखते हैं कि जो इवेंट्स होते हैं, जो हैकाथॉन्स होते हैं, उनमें बच्चे की क्या रैंक आई है, उसमें उसने कैसा परफॉर्म किया है। तो उन हैकाथॉन्स की रैंकिंग के बेसिस पे कंपनीज हायर करती है और उसी चीज से सीख लेते हुए LPU में भी फर्स्ट ईयर का भी कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उनको हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करवाया जाता है, कोडिंग चैलेंजेस करवाए जाते हैं और ये इनके करिकुलम का पार्ट है। एंड फिर LPU की वो खासियत जिसके लिए उनको पूरा देश जानता है, मतलब कि इंडिया के स्पोर्ट्स पर्सन को जो सपोर्ट मिलता है यहाँ पर। मतलब अपनी बात रखने के लिए इतना बोलूंगा कि पूरा एक इंडोर स्टेडियम है इनके कैंपस में। इंडिया के ऐसे कितने सारे एथलीट्स हैं जो LPU से निकल कर आए हैं। हरमनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह, नीरज चोपड़ा, विनेश फोगाट, सारे नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि इंडियन ओलंपिक कंटीजेंट में हर 5 में से एक एथलीट LPU का पड़ा हुआ है।
तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अमेरिका नहीं जाना है, इंडिया में ही एक ऐसा कॉलेज देखना है जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन में सबसे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकता है, देन यू नो द नेम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। बैक टू अदर इश्यूज ऑफ अमेरिका इलेक्शंस, सेकंड है गन कंट्रोल। गन कंट्रोल मतलब कि कितने लोग बंदूक ओन कर सकते हैं और किस कंडीशंस पे ओन कर सकते हैं। जैसे इंडिया में किसी के पास बंदूक होना इतना कॉमन नहीं है। इंडिया में या तो गैंगस्टर्स के पास बंदूकें होती हैं या पॉलिटिशियंस के पास, एंड इन मोस्ट केसेस दोनों सेम होते हैं। बट अमेरिका में गन्स एक्वायर करना, गन रखना बहुत नॉर्मल है। जैसे अभी बताया ना, फेडरल सिस्टम, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लॉज हैं। बट ये मुद्दा रीसेंट टाइम्स में इसलिए इतना उठा है क्योंकि गन्स जो है वो बहुत ज्यादा लोगों के पास है और ये अटैक वर्सेस सेल्फ डिफेंस का एक मुद्दा बन गया है वहां पर। और क्योंकि इतने ज्यादा लोगों के पास गन्स हैं तो ऑब्वियसली क्राइम रेट उसकी वजह से बढ़ा है। कई ज्यादा मास शूटिंग्स हुई है वहां पर, एंड सैडली मेनी ऑफ दोज शूटिंग्स हैव हैपेंड इन स्कूल्स। अगला मुद्दा वहां पर है अबॉर्शन, और इसको लेके दोनों पार्टी और दोनों कैंडिडेट अपने अपने टर्म्स में बहुत ही ज्यादा क्लासिक हैं। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप इसको लेके बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव आइडियल्स के हैं, वो कहते हैं नहीं भाई राइट टू लाइफ होना चाहिए, एंड वहीं कमला हैरिस कहती है दिस इज प्रो चॉइस, महिला का, औरत का ये हक है कि वो बच्चा रखना चाहती है नहीं। हाउएवर अबॉर्शन वहां पर एक बड़ा पॉलिटिकल इशू है। नेक्स्ट ऑब्वियसली क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है तो वहां पर जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। यूजुअली प्रेसिडेंट्स आते जाते रहते हैं, स्टेटस को बना रहता है, बट डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में बाकी किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से काफी अलग है। जो यूजुअली चला आता था कि अमेरिका के जो नेटो कंट्रीज है उससे बहुत अच्छे रिलेशंस रहते थे, वेस्ट यूज्ड टू बी यूनाइटेड, बट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो नेटो की कंट्रीज हैं वो उतना ज्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर नहीं करती हैं, इसलिए अगर वो जीतेंगे तो वो नेटो में अमेरिका की स्पेंडिंग कम कर देंगे। उन पे वैसी एलिगेशन रखते हैं कि वो इतने एंटी पुतिन नहीं है, नॉर्थ कोरिया को धमकाते हैं फिर जाके नॉर्थ कोरिया के साथ हाथ मिला लेते हैं। तो जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट रहते हैं तो मार्केट में एक सस्पेंस, एक इंस्टेबिलिटी और एक एक्साइटमेंट तो रहता है। देखो फिर आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा इजराइल पैलेस्टीन इशू। इसको लेके कोई ज्यादा डिबेट नहीं है, दोनों पार्टीज के सेम स्टैंड्स हैं। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप भी इजराइल को सपोर्ट करते हैं और डेमोक्रेट पार्टी तो आज पावर में, आप जानते हैं क्या हाल चल रहा है। तो इजराइल पैलेस्टीन इशू में कोई भी पार्टी जीते ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। Now, in the run-up to presidential election, बहुत सारे मुद्दे हाईलाइट हुए हैं, बहुत सारे इवेंट्स रहे, 3 being the highlight। पहला हमारे अभी के प्रेसिडेंट जो बाइडेन। बहुत लंबे समय तक जो बाइडेन ही डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट थे और फिर काफी ज्यादा पब्लिक अपीयरेंस में एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ही वाज देयर, बट ही वाज नॉट देयर। मतलब मैं क्या बोल दूं, तुम खुद ही देख लो। कई बार ऐसा हुआ था कि कोई बड़ी समिट चल रही है और जो बाइडेन को दूसरे हेड ऑफ स्टेट को उठा के सेंटर में लाना पड़ा था। कभी डायलॉग्स भूल जाते थे, कभी स्क्रिप्ट भूल जाते थे और कभी कभी खुद को भूल जाते थे। इनफैक्ट एक थ्योरी फ्लोट करने लगी थी कि जो बाइडेन इज सफरिंग फ्रॉम डिमेंशिया और वो आदमी बस टैबलेट्स पे जिंदा है। एंड फिर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म के बाद जो बाइडेन को स्टेप डाउन करना पड़ा एंड कमला हैरिस हु वाज द वाइस प्रेसिडेंट बिकेम द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। एंड इस कैंपेन का दूसरा एंड सबसे बड़ा जो हाईलाइट था वो था डोनाल्ड ट्रंप पे असैसिनेशन अटेम्प्ट। वो जब एक स्पीच दे रहे थे तो एक व्यक्ति उन पे आके गोली चला देता है और वो सही में मतलब 1 इंच से कान छेद के जाती है गोली। एंड फिर उसके बाद बड़ी क्लासिक सी पिक्चर है जब डोनाल्ड ट्रंप उठ के ऐसे दिखाता है बिल्कुल फुल स्वैग रोले में। और उस एक इंसिडेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। तो इंडिया हो या अमेरिका, सेंटीमेंट भी कोई चीज होती है। एंड उसके बाद हुआ था प्रेसिडेंशियल डिबेट। जैसे हमारे यहाँ स्टेज पे एक दूसरे से मोती मंगलसूत्र होता है ना, वहां नहीं होता। वहां पे एक जगह दोनों प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट होते हैं वो आते हैं और वो डिबेट करते हैं। और उस डिबेट में कमला हैरिस ने धूत छेद दी थी डोनाल्ड ट्रंप की, नॉट लिटरली। पर अब सवाल आता है कि भाई फिर जीतेगा कौन? देखो अगर आप एग्जिट पोल्स एंड ओपिनियन पोल्स की मानो, जो नहीं मानना चाहिए, पर उन्होंने कहा है कि कमला हैरिस के ज्यादा चांसेस हैं प्रेसिडेंट बनने के। बट जैसे जैसे इलेक्शन पास आ रहे हैं, गैप और क्लोज हो रहे हैं, इट्स बिकम अ वेरी, उसको कहते हैं नेक टू नेक। तो ऑल थिंग्स सेड एंड डन, मेन क्वेश्चन पर आते हैं, जीतेगा कौन और इंडिया के लिए कौन बेटर हो सकता है? तो वहां के जो पोलस्टर हैं, चाहे वो नेट सिल्वर हो, चाहे वो एडम लिचमैन हो, चाहे वो 5038 हो, सब लोग बोल रहे हैं कि कमला हैरिस जीत जाएगी छोटे मार्जिन से। पर हाँ, डोनाल्ड ट्रंप भी उस मार्जिन को क्लोज कर रहे हैं, दोनों तरफ से खेल रहे हैं। पर जितना मैंने पढ़ा है, अगर बाइडेन से लड़ते तो भैया डेफिनेटली ट्रंप जीत जाते, पर कमला हैरिस जब से आई हुई है तो कॉन्टेस्ट थोड़ा क्लोज हो गया है। तो इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो इंडो अमेरिकन रिलेशंस हमेशा से कॉर्डियल ही रहे हैं। बोथ कंट्रीज हैव सिमिलर मोटिव्स। क्योंकि चाइना से एंटी चलती है तो अमेरिका को साउथ चाइना सी में एक मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर मिल जाता है, कंबाइंड मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती रहती हैं और दोनों कंट्रीज के ट्रेड टाइज काफी अच्छे हैं। अमेरिका में बहुत बड़ा एक इंडियन डायस्पोरा भी है और कुछ लोग तो कह रहे हैं ये इंडियन डायस्पोरा ही डिसाइड करेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। दोनों देश क्वाड के मेंबर्स भी हैं। ऑलमोस्ट सारे इंटरनेशनल अफेयर्स में यूएस और इंडिया के इंटरेस्ट इतने क्लैश नहीं करते।
हाउएवर एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहता है जो यूएस एड देता है पाकिस्तान को, जिससे अल्टीमेटली वो इंडिया को टेररिज्म के खिलाफ इस्तेमाल करता है। बट नाउ इंडिया हैज स्टार्टेड काउंटरिंग दैट आल्सो। एनीवे, बट इंडिया यूएस के टाइज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ डेमोक्रेट, रिपब्लिक, बीजेपी, कांग्रेस अच्छे ही रहे हैं। अगर कमला हैरिस जीती, डेमोक्रेट की ही सरकार आई, तो जैसा चलता है वैसा चलता रहेगा। हाउएवर कमला के बारे में एक डाउट ये है कि क्योंकि इन द रन अप टू इलेक्शन वो अपनी इंडियन आइडेंटिटी पे इतना बैंक नहीं कर रही, तो अगर जीती तो अब उसको ओवर कॉम्पेंसेट करने के लिए वो एंटी इंडिया स्टांस ना ले लें, ताकि वहां के लोगों को लगा रहे कि हाँ भैया न्यूट्रल है, अमेरिका की ज्यादा पक्ष लेती है। एंड ट्रम्प भी इंडिया के लिए हॉस्टाइल नहीं है। पहला तो दोनों देश के जो वजीर आजम हैं, मोदी और ट्रम्प, वो कंजर्वेटिव वैल्यूज रखते हैं, सिमिलर आइडियोलॉजीज है, सिंक अच्छा बैठता है। जब ट्रम्प प्रेसिडेंट हुआ करते थे तो इंडिया में नमस्ते ट्रम्प हुआ था, मोदी यूएस गए थे तो हाउडी मोदी हुआ था। तो दोनों अपने आप में ना बहुत लाइमलाइट अट्रैक्ट करने वाले हैं, दूसरे की पीठ थपथपाते रहते हैं। इसके अलावा ट्रम्प रशिया पे कंपैरेटिवली थोड़ा सॉफ्ट है, तो इंडिया रशिया रिलेशन के पर्सपेक्टिव से भी ट्रम्प ज्यादा प्रेफरेबल है। एंड क्योंकि एग्जिट पोल्स ने अभी तक कमला की विक्ट्री प्रेडिक्ट की है, तो ट्रम्प के जीतने की चांसेस ज्यादा है। एक खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है, एग्जिट पोल्स कभी नहीं। तो मोटा माटी दोनों कैंडिडेट्स के अपने मेरिट्स हैं। जैसे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, कोई भी जीते इंडिया को उतना फर्क नहीं पड़ता। बट होपफुली इस वीडियो से अमेरिकन इलेक्शंस में क्या चल रहा है आप अब तक समझ गए हो। कौन लड़ रहा है, किन मुद्दों पे लड़ाई हो रही है, स्विंग स्टेट्स क्या होते हैं, मेजर इश्यूज क्या रहेंगे, ट्रम्प के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, कमला के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं और कौन जीत सकता है। अगर ये सारे सवाल का आपको थोड़ा थोड़ा जवाब पता है तो थोड़ा थोड़ा सा लाइक और थोड़ा थोड़ा सा सब्सक्राइब भी देते जाना। बहुत सिंप्लीफाई करके बताया है, तो अगर ऐसे ही और वीडियोस आप देखना चाहते हो तो कमेंट करके एक बार जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।